नमस्कार। मैं डॉक्टर वी रेवती, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज, डूंगरगढ़। एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर की क्लास में आपका स्वागत है। एम.कॉम थर्ड सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र है संगठनात्मक व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसका प्रथम यूनिट का अध्ययन मुझे कराना है। प्रथम यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एमर्जेंस एंड एथिकल पर्सपेक्टिव्स, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। मुझे इस प्रथम यूनिट को 6 व्याख्यानों में विभक्त कर अध्यापन अथवा व्याख्यान देने के लिए कहा गया है। तो मैं अपना प्रथम व्याख्यान प्रारंभ करती हूँ। संगठनात्मक व्यवहार के अवधारणा, महत्व एवं प्रबंध के साथ इसके संबंध, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वाणिज्य के स्टूडेंट पूर्व में ही संगठन के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन करने के पहले संगठन को भी समझ लेना, संक्षिप्त रूप से समझ लेना आवश्यक है। जब भी संगठन की बात की जाती है तो एंड्रयू कार्नेगी का ये कथन हमेशा याद रखा जाता है। एंड्रयू कार्नेगी का ये कथन, हमारे कारखाने ले जाओ, हमारा व्यापार ले जाओ, परिवहन के साधन एवं धन ले जाओ, हमारे पास कुछ न छोड़ो, किंतु हमारा संगठन छोड़ दो और हम 4 वर्ष के अंदर अपने आप को पुनः स्थापित कर लेंगे। इस वाक्य से संगठन के महत्व प्रदर्शित होती है और ये कार्नेगी के द्वारा कहा गया वाक्य, अर्थात 150 साल के पूर्व, उससे भी अधिक। उनका जन्म 25 नवंबर को स्कॉटलैंड में एक गरीब परिवार में 1835 में हुआ था और वे इतने गरीब थे कि उनको ये एहसास हो गया था कि यहाँ रहते हुए उनकी तरक्की संभव नहीं है और वे अपने माता पिता को बिना बताए अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाकर उनके संघर्ष की जो कहानी शुरू हुई उसे यहाँ बताना संभव नहीं है। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगी कि उन्होंने अपने जिद से स्व अध्याय करके, उद्देश्यपूर्ण अध्याय करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और 1889 में उन्होंने अमेरिका के सबसे अमीर आदमी का सम्मान पाया और वे हमेशा चैरिटी के नाम से मशहूर रहे। गरीब व्यक्तियों को वे मुक्त हस्त से दान करते रहे। तो इस प्रकार से ये कहना कि गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, क्योंकि जन्म हमारे हाथों में नहीं है, परंतु जन्म के पश्चात जितने भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों से के माध्यम से अपने
दृढ़ संकल्प के माध्यम से अमीर बन सकते हैं। तो ये कथन कि गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, परंतु गरीबी में मरना पाप है। अर्थात आप अपने कर्म और कर्म भी सही दिशा में करें, जिससे आप अपने सभी सुविधाओं को जुटा सकें। तो चलिए बात करते हैं इनकी परिभाषाओं को। परिभाषाएं बहुत से विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाओं को परिभाषित किया है। तो यहाँ संक्षेप में केवल हम R.C. डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। उनका ये कहना है कि संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। अब इस परिभाषा से परिलक्षित होता है कि संगठन व्यक्तियों का एक समूह है और नेता के निर्देशन पर कार्य करता है। निश्चित तौर पर ये सही है, क्योंकि हम किसी भीड़ को संगठन नहीं कह सकते, क्योंकि संगठन में एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है और उनका आपस में अंतर संबंध होता है और किसी नेता के निर्देशों का वे पालन करते हैं। परंतु कहीं भीड़ देखकर हम उसे संगठन का नाम दे दें तो वो गलत होता है, क्योंकि भीड़ आपस में संगठित नहीं होती और ना ही उनका कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है और ना ही उनका कोई नेता होता है जिसके निर्देशों का वे पालन कर सके। तो इस प्रकार से संगठन का अर्थ स्पष्ट होता है। संगठन को हम अपने शरीर के उदाहरण से भी और क्लियर कर सकते हैं। शरीर के विभिन्न भाग हैं और इन भागों का कार्य भी निश्चित है। शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, मुख, नाक, कान, आँख, पेट इत्यादि, और इन सब से ऊपर एक केंद्रीय भाग होता है मस्तिष्क, और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए निर्देशों, नियोजनों और संचालन और मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण भी किया जाता है। तो मस्तिष्क के द्वारा दिए गए जो भी आदेश निर्देश होते हैं उनका त्वरित पालन शरीर के अन्य विभाग के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ठीक इसी तरह से चाहे वह औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनैतिक अथवा सामाजिक संस्था हो, अनेक विभागों में वे विभक्त होते हैं और सभी विभाग अपने अपने निश्चित एवं निर्धारित कार्यों को करते हैं। उत्पादन के विभिन्न घटक भूमि, पूंजी, श्रम व साहस में पूर्ण रूप से सामंजस्य और समन्वय स्थापित होने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इनमें समन्वय स्थापित करना एवं युक्तिपूर्ण व्यवस्था करना ही संगठन कहलाता है। संगठन का अच्छा उदाहरण हम किसी खेल की टीम से भी दे सकते हैं। मान लीजिए फुटबॉल की टीम है और फुटबॉल की एक टीम व्यवस्थित है और दूसरी टीम अव्यवस्थित है, और दोनों टीमें जब मैदान में खेलने के लिए उतरती हैं तो निश्चित है कि अव्यवस्थित टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वे मनचाही स्थान पर मनचाही ढंग से खेलने लगते हैं। ऐसी दशा में निश्चित है कि जो सुव्यवस्थित टीम है वही जीतेगी, वही विजयी रहेगी, और जो अव्यवस्थित टीम है वह हार जाएगी। ठीक यही बात व्यावसायिक उद्योग धंधों में भी होते हैं। तो चलिए, इससे तो स्पष्ट हो रहा है, आपको संक्षेप में समझ में आ ही गया होगा संगठन किसे कहते हैं। तो संगठन में मुख्य
3 बातों को याद रखेंगे कि संगठन व्यक्तियों का समूह है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं और अपने नेता के आदेशों निर्देशों का वे त्वरित पालन करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने विषय में। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। ये संगठनात्मक व्यवहार क्या है? इसे भी एक परिभाषा बहुत से विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित किया है, परंतु जॉय केली की परिभाषा मुझे यहाँ पर उचित लगी। वैसे सभी विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषाएं अपने अपने जगह सही हैं। तो ये जॉय केली का जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है: संगठनात्मक व्यवहार संगठनों की प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन है, अर्थात संगठन कैसे प्रारंभ होते हैं, बढ़ते एवं विकसित होते हैं तथा वे व्यक्तिगत सदस्यों, संगठक समूहों, अन्य संगठनों तथा बृहद संस्थानों को कैसे प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के, किसी भी संगठित जो संस्थाएं हैं उन पर वहाँ कार्यरत व्यक्तियों से कार्य लेने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए संगठनात्मक व्यवहार को समझना अति आवश्यक है। जब तक उस संस्था या उस व्यवसाय या उद्योग के प्रमुख संगठनात्मक व्यवहार को नहीं समझेंगे, तब तक वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज के वैश्वीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अवधारणाओं को अपनाया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां, जिसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, एसेंचर और भी कई कंपनियां जिनका कार्य केवल एक भवन में, एक कमरे में या एक शहर, राज्य या राष्ट्र तक सीमित न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और यह व्यवसाय दुनिया के विभिन्न कोनों में फैला हुआ है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग देशों में बैठकर कंप्यूटरों एवं इंटरनेट के माध्यम से अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं और कई नामी कंपनियां सफलता के शीर्ष पर पहुंच रही हैं। इनमें कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जिनमें कुछ हैं अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज इत्यादि। इन आधुनिक परिस्थितियों में व्यक्तियों से कार्य लेने के लिए उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों, मनःस्थिति, पर्यावरण एवं उसका उन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाना परम आवश्यक है। आज के युग में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है। नए नए तकनीकों का उपयोग कर सफलता के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जिन्होंने संगठनात्मक व्यवहार, जो कि मानव व्यवहार से संबंधित है, का अच्छी तरह यदि समझ लिया है तो वही सफल हो पा रहे हैं। अन्यथा सभी संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वे असफल होंगे। संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए इनको जो प्रभावित करने वाले मुख्य 5 तत्व हैं, इनको भी जान लेना आवश्यक है। वे 5 मुख्य तत्व हैं: व्यक्तियों का समूह, संरचना, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। इन 5
तत्व से प्रभावित होता है किसी व्यक्ति का व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार, वो कब, कहाँ, कैसे व्यवहार करेगा। इसका विस्तृत अध्ययन हम अवधारणा के अंतर्गत करेंगे। चलिए अब देखते हैं संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताओं को, अर्थ को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना भी आवश्यक होता है। और यहाँ पर विशेषताएं हैं, उसकी प्रकृति भी है। तो ये जो विशेषताएं हैं, लगभग विशेषताओं में उन्हीं बातों पर प्रकाश डाला गया है जो संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा है। तो यहाँ समय की सीमा होने के कारण मैं केवल इनके पॉइंट्स को ही बता देती हूँ। कि पहली विशेषता जो है वो है मेन पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध का प्रमुख अंग। इसके पूर्व में भी आप पढ़कर आए हुए हैं व्यावसायिक प्रबंध विषय बीकॉम सेकेंड ईयर में। इसमें आपने देखा होगा कि प्रबंध जो है वो एक मुख्य विषय है और इस मुख्य विषय का एक भाग है संगठनात्मक व्यवहार। एक महत्वपूर्ण कार्य, प्रमुख कार्य माना जाता है और उसी प्रकार एक प्रमुख प्रक्रिया मानी जाती है संगठन को। और दूसरी विशेषता है व्यवहार अध्ययन, बिहेवियर स्टडी। बिहेवियर स्टडी में संक्षिप्त रूप में समझाना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर, किसी समय पर कैसे, क्यों, क्या कार्य, कैसे व्यवहार कर रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है व्यवहारिक विज्ञान। इसकी विशेषताओं में संगठनात्मक व्यवहार को व्यवहारिक विज्ञान का नाम दिया गया है। ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये समय परिस्थितियों के अनुरूप बदलता जाता है। अध्ययन का पृथक क्षेत्र, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक पृथक क्षेत्र है। इसे एक विधा माना गया है और आज के युग में इसे अलग से अध्ययन करना, तभी इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और इन अवधारणाओं का अभी विकास हो रहा है, नित्य नए शोध चल रहे हैं इस ओर। तो इस प्रकार से अध्ययन का यह पृथक क्षेत्र है। नेक्स्ट है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक दृष्टिकोण। संगठनात्मक व्यवहार को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून तथा इतिहास आदि विषयों का सहारा लेकर तर्क संगत विचारों, अवधारणाओं आदि का एकत्रीकरण करके मानवीय व्यवहार को समझने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, अध्ययन की विषय वस्तु। अभी मैंने इसके पूर्व में ही बताया कि संगठनात्मक व्यवहार के जो प्रमुख प्रभावित करने वाले तत्व हैं वही यहाँ पर भी उल्लेख करना है। व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, संगठन संरचना, पर्यावरण, अंतर्विषयक दृष्टिकोण एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर, व्यक्ति व्यवहार एवं समूह व्यवहार। मनुष्य संगठन का आधारभूत संसाधन होता है, अतएव उसके व्यक्तिगत एवं समूह व्यवहार को समझना एवं उसका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है।
अगली विशेषता है पर्यावरण से संबंध। रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट। इसके पहले एक विशेषता है कर्मचारी आवश्यकताओं एवं संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। फुलफिलमेंट ऑफ एम्प्लॉय नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। कर्मचारी आवश्यकताओं एवं संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति। यहाँ पर उनके उद्देश्यों को एकीकृत करके उनके मध्य समन्वय स्थापित कर दोनों को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात किसी भी संगठन में एक ओर तो कर्मचारियों की आवश्यकताएं होती हैं और जिनकी पूर्ति के लिए संगठन में कार्य करते हैं, और दूसरी ओर संगठन के उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए संगठनात्मक संरचना की जाती है। तो दोनों का ही अपना अपना महत्व है। संगठनात्मक व्यवहार इन दोनों उद्देश्यों को एकीकृत कर उनके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है और दोनों को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबद्ध। संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। दोनों का ही प्रभाव संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं पर पड़ता है। संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आंतरिक तथा बाह्य पर्यावरण का अध्ययन करते हुए मानव व्यवहार को समझने पर बल देता है। नेक्स्ट है मानवीय एवं आशावादी दृष्टिकोण, ह्यूमन एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। किसी भी संगठन में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी पहले मानव है, चाहे वो किसी भी संस्था में कार्य करने वाला हो, पहले वह मानव है, उसके बाद ही वह कार्यरत कर्मचारी है। संगठनात्मक व्यवहार उन पर मानवीय दृष्टिकोण से अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह इस विषय पर आधारित है कि अपनी अपनी आवश्यकताएं, क्षमताएं, योग्यताएं, सोचने का ढंग, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, अवबोध, अभिप्रेरणा, साहस, उत्पादकता एवं सृजनशीलता होती है। उनकी प्रकृति आशावादी होती है। यदि उसे उचित अवसर दिया जाए तो वह इन सभी का उपयोग संगठन के हित में कर सकता है। नेक्स्ट है कला एवं विज्ञान दोनों हैं, आर्ट एंड साइंस बोथ। संगठन में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसके लिए व्यवहारिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसको पूर्व में भी हमने देखा कि ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है बल्कि व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरी ओर यह एक कला भी है क्योंकि यह मानवीय ज्ञान का अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग कर संगठन इसके अच्छे से अच्छे तरीके से संगठन के हित में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड स्टैटिक, गत्यात्मक ना कि स्थिर। संगठनात्मक व्यवहार स्थिर ना होकर गतिशील होता है, जो समय, स्थान, परिस्थितियों, जिसे हम कह सकते हैं देश काल के अनुसार बदलता रहता है। प्रत्येक सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तनों का प्रभाव मानवीय व्यवहार पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापक अध्ययन का क्षेत्र, कंप्रेसिव स्टडी एंड स्कोप। संगठनात्मक व्यवहार का क्षेत्र व्यापक है। इसका अध्ययन विभिन्न संगठनों जैसे व्यवसाय, उद्योगों, सरकार, शिक्षण संस्थाएं, सेवा संगठनों, हॉस्पिटल, धार्मिक संस्थानों, रक्षा संगठनों आदि पर भी लागू होता है। अर्थात ये केवल एक व्यावसायिक या उद्योगों जैसे संस्थाओं पर ही लागू ना होकर ये विभिन्न प्रकार के संस्थाओं पर भी लागू होता है। अंत में हम देखेंगे विविध, मिसलेनियस
और भी विशेषताएं हैं, जैसे रोजगार संबंधी व्यवहार का अध्ययन, प्रणालीकृत दृष्टिकोण, आदर्शवादी एवं मूल्य केंद्रित, मानवीय संबंध, मानव संसाधन दृष्टिकोण प्रबंध के सभी स्तरों पर विद्यमान है। और आज के वैश्वीकरण के युग में HR एक डिपार्टमेंट, एक पद की स्थापना की गई है, जिसमें ये मानवीय व्यवहारों के आधार पर उन्हें नियुक्तियां दी जाती हैं, उन्हें कार्य सौंपे जाते हैं, जो कि बहुत ही आज के युग में आवश्यक है, समसामयिक है। तो ये तो हुए संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न विशेषताएं। अब हम देखते हैं संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किस स्थान पर, किस समय, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अब इसे हम एक उदाहरण से समझ लें कि भारत में स्थित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में कार्य की जो परिस्थितियां हैं वो एक समान नहीं होती। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की जो कार्य की परिस्थितियां हैं अलग अलग होती हैं। और दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं अपने देश के साथ साथ अन्य देशों, जैसे अमेरिका के जो व्यावसायिक संस्थान हैं उसमें कार्य करने की परिस्थितियां भी सर्वथा भिन्न होती हैं। जहां भारत में स्थित कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम एवं आधारभूत सुविधाओं तक को पाने के लिए प्रबंधकों से संघर्ष करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को इस प्रकार की सुविधाएं तो स्वतः उपलब्ध रहती हैं। उन्हें अन्य सुविधाओं के लिए, जैसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, बोनस, अभिप्रेरण आदि के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही नहीं, संगठन के प्रारूपों में भी भिन्नता पाई जाती है और यही कारण है कि अब तक संगठनात्मक व्यवहार की अनेक अवधारणाएं विकसित हो चुकी हैं। यदि हम संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा को एक उदाहरण से समझें तो ये और भी स्पष्ट होती है। मान लीजिए 5 अंधे व्यक्ति हैं, वो किसी हाथी को पकड़ते हैं। एक व्यक्ति पैर को पकड़ता है तो वह कहता है कि ये खंबे जैसा है। एक व्यक्ति पूंछ को पकड़ता है, चूँकि वे सब अंधे हैं तो उनको जैसा महसूस हो रहा है। पूंछ को पकड़ता है तो वह कहता है ये सर्प जैसा, सांप जैसा है। और एक व्यक्ति सूंड को पकड़ता है, वह कहता है बल्ली जैसा है। और एक व्यक्ति कान को पकड़ता है तो वह कहता है सूपे जैसा है। और एक अंधा व्यक्ति पेट को पकड़ता है तो वो कहता है मशक जैसा है। मशक अर्थात चमड़े से बना हुआ एक पानी का थैला होता है। प्राचीन काल में इसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार 5 व्यक्ति अपने अपने अनुसार उस हाथी के लिए अपनी धारणा बना लेते हैं। तो इस प्रकार से अवधारणा का अर्थार्थ है कि एक विचार, मनस्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। वो धारणा बना लेता है कि वह ऐसा होगा। तो चलिए हम संगठनात्मक व्यवहार को विभिन्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन कर लेते हैं। लगभग वही बातें हैं जो आपने अभी तक संगठनात्मक व्यवहार के अर्थ और उसकी विशेषताओं में देखा है। इसे भी संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली अवधारणा है व्यक्तिगत अवधारणा। संगठन संरचना में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है। उसकी शारीरिक रचना, व्यक्तित्व, मानसिक गुण इत्यादि, इनमें कुछ बातें, कुछ गुण विरासत में उन्हें मिलती हैं तथा कुछ उसके पर्यावरण के साथ संपर्क में आने पर विकसित होती है। इस संदर्भ में संप्रेषण प्रक्रिया एवं अभिप्रेरणा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक
अलग व्यक्तित्व लेकर होता है। इसके एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक व्यक्ति प्रोत्साहित होता है मौद्रिक प्रेरणा से, उसे उसके वेतन में यदि वृद्धि कर दिया जाए तो वह, या धन कोई एक मुश्त राशि उसे पुरस्कार के रूप में दिया जाए तो वो प्रोत्साहित होता है। वहीं दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे धन का लोभ नहीं है या धन की आवश्यकता नहीं है, उसके पास पर्याप्त है, परंतु वह चाहता है मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है। दूसरा है समूह व्यवहार अवधारणा। समूह में सदस्य सामान्यतः समूह द्वारा स्वीकृत भूमिकाओं का पोषण करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधों का जाल सा बुन लेते हैं। उनका आपसी नेटवर्क होता है। विभिन्न उपकरणों में कार्यरत संगठनों में विभिन्न प्रकार के समूह बन जाते हैं जो व्यक्ति तथा संगठनों के मध्य संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है संगठनों में संगठनात्मक व्यवहार। व्यक्ति तथा समूह दोनों ही संगठन के भीतर काम करते हैं, अतः संगठन की अन्य प्रक्रियाएं नेतृत्व, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, परिवर्तन तथा विवादों का प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्वों के माध्यम से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अगली अवधारणा है संगठनात्मक लक्ष्य आधारित अवधारणा। संगठनात्मक लक्ष्य यथाशीघ्र न्यूनतम समय में न्यूनतम प्रयत्नों एवं संसाधनों से प्राप्त किए जा सके। कोई भी संगठनात्मक व्यवहार अपने निर्धारित लक्ष्यों से हटने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति कोई समूह को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करना होता है। अगली अवधारणा है मानवीय एवं आशावादी अवधारणा, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे विद्वान कीथ डेविस का ये कथन, यह मानवीय लाभ के लिए मानवीय उपकरण है। व्यक्तियों को उनकी क्षमता व योग्यताओं के अनुसार उचित अवसर दिए जाएं तो वे संगठन में सर्वाधिक हित में उपयोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, पर्यावरणात्मक अवधारणा। संगठनात्मक व्यवहार एवं पर्यावरण का परस्पर गहन संबंध है। संगठन का आंतरिक और बाह्य पर्यावरण जितना अधिक स्वस्थ होगा, संगठन में कार्यरत व्यक्ति का व्यवहार भी उतना ही अधिक स्वस्थ होगा, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। उसके बाद है अंतर्विषयक अवधारणा, इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। संगठनात्मक व्यवहार मूलभूत रूप से अंतर्विषयक अवधारणा है। विभिन्न विषयों मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कानून व इतिहास से संबंधित है। संगठनात्मक व्यवहार इन विषयों के तर्क संगत विचारों, अवधारणाओं एवं तकनीकों का एकत्रीकरण करके मानवीय व्यवहार को समझने का विश्लेषण पर बल देती है। अप्लाइड साइंस कॉन्सेप्ट, व्यवहारिक विज्ञान अवधारणा, इसे भी हमने अध्ययन किया है इसकी प्रकृति अथवा विशेषताओं में। संगठनात्मक व्यवहार का प्राथमिक उद्देश्य संगठनात्मक समस्याओं, विशेषकर मानवीय पहलू से संबंधित समस्याओं के समाधान में किए गए अनुसंधानों का उपयोग करता है। कर्मचारी के व्यक्तित्व, अभिवृत्तियों, अवबोध, मूल्य, प्रेरणा, संतुष्टि तथा मानवीय व्यवहार के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में निरंतर व्यापक अनुसंधान किए जा रहे हैं। अगली अवधारणा है प्रणालीकृत अवधारणा। क्योंकि संगठनात्मक व्यवहार संगठन में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रणालियों को
प्रभावित करने वाले घटकों पर भी विचार करता है, जैसे मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक घटक इत्यादि। और अंतिम अवधारणा है अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अवधारणा। जैसा कि अभी तक हम अध्ययन करते आए हैं, संगठनात्मक व्यवहार जो है वह व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन है। तो यहाँ पर यही बात परिलक्षित होती है, व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यवहारों को अंतर्वैयक्तिक व्यवहार कहते हैं, जैसे अंतर समूह संघर्ष, मनमुटाव, खींचातानी, नेतृत्व शैली, संप्रेषण, व्यवहारात्मक विश्लेषण इत्यादि। तो इनका गहन अध्ययन करके उसके कारणों, परिणामों एवं भावी प्रभावों को समझने पर भी बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से संगठनात्मक व्यवहार क्या है, संगठनात्मक व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी प्रकृति क्या है और उनकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसका भी हमने संक्षेप में अध्ययन किया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वह है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार की महत्ता। आज के वैश्वीकरण के युग में संगठनात्मक व्यवहार की महत्ता बहुत ही स्पष्ट है। फ्रेड लुथांस के अनुसार संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार की समझ, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यह प्रबंध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसके बिना प्रबंध पूर्णतः निष्क्रिय है। संगठन में व्यक्ति एवं समूहों का व्यवहार विभिन्न घटकों जैसे कार्य संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि, मानवीय संबंध, अंतर्व्यक्ति व्यवहार, मनोबल, अभिप्रेरणा, अभिवृत्तियां, सत्ता, शक्ति, संघर्ष, तनाव, उत्साह, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, अधीनस्थ संबंध आदि विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। अतएव संगठन में संगठन संरचना के प्रारूपों को समझना, उनमें कार्यरत व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहार को समझना, अभिप्रेरित करना, विश्लेषित करना एवं नियंत्रित करना परम आवश्यक होता है। इसी कारण संगठनात्मक व्यवहार की जो महत्व है वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और संगठनात्मक व्यवहार के महत्व को हम कुछ बिंदुओं में इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला जो महत्व है वह है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहारों को समझने के लिए। संगठनात्मक व्यवहार मानवीय व्यवहार के विभिन्न स्तरों को समझने एवं उसके विश्लेषण करने का एक उपकरण है। यह प्रबंधकों के लिए व्यक्तियों एवं समूह व्यवहारों को समझने में सहायक होता है। इसके द्वारा अंतर्वैयक्तिक व्यवहार की जटिलता को समझा जाता है। इससे व्यक्ति की कार्य करने की मनस्थिति, रुझान, कार्य संतुष्टि, प्रतिक्रिया, तत्परता, कार्यनिष्ठा, कार्य के प्रति दृष्टिकोण आदि को समझा जा सकता है। इसके ज्ञान से मानवीय संबंधों में सुधार लाया जा सकता है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते, अपितु उनमें योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं, ज्ञान एवं चातुर्य आदि की विभिन्नताएं होती है। संगठनात्मक व्यवहार उनके व्यवहार को समझकर उनका कुशलतम उपयोग करने में सक्षम होता है। तीसरा है मानवीय व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम। संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत प्रबंधक यह भी पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कौन से कर्मचारी कार्य के प्रति समर्पित एवं प्रोडक्टिव प्रकृति के हैं तथा कौन से कर्मचारी लापरवाह, अनुत्तरदायी, निष्क्रिय एवं कार्य में बाधा डालने वाले सिद्ध होते हैं। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार कर्मचारी के अवांछित व्यवहार को रोकने में सहायक होता है।
इससे स्पष्ट होता है कि यदि संगठनात्मक व्यवहार का गहन अध्ययन कर लिया जाए तो किस व्यक्ति को कौन सा कार्य सौंपा जाए यह आसान होता है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति को जो कार्य के प्रति समर्पित हैं उन व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है जो समय पर उन कार्यों का संपादन कर सके। अगला है मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। संगठनात्मक व्यवहार एक प्रकार से मानवीय संसाधनों का संयोजन है। किसी भी संगठन की सफलता मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करती है। वह यह बताता है कि मानवीय संसाधनों का कैसे कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। यह कार्य वह कर्मचारियों एवं समूहों को उच्च उत्पादकता तथा श्रेष्ठ परिणामों के प्रति उत्तेजित एवं अभिप्रेरित करता है। तो जैसा कि बार बार हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी बता देना उचित होगा कि आधुनिक जितनी भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने अपना एक HR डिपार्टमेंट बना कर रखा हुआ है, ह्यूमन रिलेशनशिप, जहाँ पर मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग कैसे किया जाना है उसके लिए एक पद की स्थापना की गई है और इन सब का गहन अध्ययन करने वाला व्यक्ति उस पद पर स्थापित होकर ये कार्य को भली भांति संपन्न कर रहा है कि कौन व्यक्ति उनकी कंपनी के लिए कौन सा कार्य करने के योग्य है, किनसे कब कैसे क्या कार्य लिया जा सकता है जो कंपनी के हित में है। अगला महत्व है समूह गतिशीलता को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड ग्रुप डायनेमिक। यहाँ पर भी कीथ डेविस का ये कथन, समूह गतिशीलता एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति छोटे छोटे समूहों में प्रत्यक्ष अंतरक्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात संगठनात्मक व्यवहार द्वारा इन छोटे छोटे समूहों की अंतरक्रियाओं को भली भांति समझा जा सकता है। अगला महत्व है टू गेट इफेक्टिव परफॉर्मेंस, प्रभावी निष्पादन प्राप्त करने के लिए। संगठनात्मक व्यवहार द्वारा व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उनकी आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं एवं दृष्टिकोणों को समझता है और उसी के अनुरूप उन्हें श्रेष्ठतम कार्य दशाओं तथा संसाधनों को उपलब्ध कराकर उनका मनोबल एवं कार्य उत्साह को बनाए रखकर उन्हें प्रभावी एवं श्रेष्ठतम निष्पादन करने के लिए अभिप्रेरित करता है। और संगठनात्मक व्यवहार के महत्व में अगला महत्व है व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए, टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, जैसे कि हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं। संगठनात्मक व्यवहार से कर्मचारियों के व्यवहार को न केवल समझने व पूर्वानुमान करने में सहायता मिलती है, वरन उसको नियंत्रित एवं निर्देशन करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन या संगठनात्मक व्यवहार को भली भांति यदि समझ लें तो निश्चित रूप से अपने अधिकारों को, अपने सत्ता का श्रेष्ठतम उपयोग करके प्रभावी संप्रेषण के द्वारा श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हमने अध्ययन किया उसके महत्व को। अब जो अंतिम बिंदु है जिसका अध्ययन हमें करना है इकाई 1 के अंतर्गत,
relationship between management and organizational behavior, प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार के मध्य संबंध। संगठनात्मक व्यवहार संगठन का एक अभिन्न अंग है। इन दोनों को अलग अलग करना कभी संभव नहीं है। संगठन प्रबंध का अभिन्न अंग है। दूसरे शब्दों में संगठन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। बिना संगठन के प्रबंध पूर्णतः निष्क्रिय है। इस दृष्टि से प्रबंध तथा संगठनात्मक व्यवहार इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। संगठनात्मक व्यवहार प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रतिभाओं व योग्यताओं के धनी व्यक्तियों को आपस में मिलाती है और उन्हें सुनिश्चित संबंधों, समन्वय तथा संप्रेषण द्वारा एक संगठन में सहायता देने के लिए उत्प्रेरित अथवा अभिप्रेरित होता है, ताकि अधिकतम उत्पादन तथा श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त हो सके एवं समूचे उपक्रम में शांति एवं सामंजस्य की स्थापना हो सके। संगठनात्मक व्यवहार जितना अधिक प्रभावी होगा, प्रबंध भी उतना ही अधिक प्रभावी होगा। जिस प्रकार चलने के लिए दोनों पैरों की आवश्यकता होती है और कार्य करने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी व्यावसायिक संस्था अथवा गैर व्यावसायिक संस्थाओं को सफलतापूर्वक चलाने एवं निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबंध दोनों की ही आवश्यकता होती है। जहाँ संगठनात्मक व्यवहार है वही प्रबंध है और जहाँ प्रबंध है वही संगठनात्मक व्यवहार है। इन दोनों का एक दूसरे से अलग होने की कल्पना करना भी सर्वथा मूर्खतापूर्ण बात होगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि प्रबंध को प्रभावी बनाना है तो संगठनात्मक व्यवहार का होना आवश्यक है और संगठनात्मक व्यवहार को सुचारू रूप से अपने संस्था में संचालित करना है तो प्रबंध का होना भी अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार के बीच अटूट संबंध है। दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई संस्था या कोई प्रबंधक इन दोनों को अलग करने का प्रयास करता है तो वह उस मूर्खतापूर्ण प्रयास माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि प्रबंध एवं संगठनात्मक व्यवहार में अटूट संबंध है। Thanks for